नमस्ते नमस्कारम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी IQ। मेरा नाम नानकी बवेजा है, जैसे कि आपने मुझे मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा। सो हम यहाँ पे करंट अफेयर्स का राउंड अप कर रहे हैं अंडर द नेम ऑफ द सीरीज लक्ष्य के द्वारा हमारा टारगेट है इस बार के प्रीलिम्स को क्लियर करना विद द हेल्प ऑफ करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक पोर्शन एज वेल। उसको कवर करने के लिए हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो लास्ट 12 से 14 महीने में है उसको कवर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं किस तरीके से अप्रोच करना है। ये मेरा लास्ट लेक्चर है इन दी सीरीज ऑफ लक्ष्य। आफ्टर दिस इकोनॉमी का जितना भी आपका इम्पॉर्टेंट और मेजर हिस्सा था वो कवर हो जाएगा, हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड लास्ट लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और बिना मुफ्त का ज्ञान दिए आज मैं स्टार्ट करूँगी। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं खींचेगा, बहुत छोटे छोटे 4 टॉपिक्स हैं, 4 न्यूज़ हैं जो आपको कवर करने हैं, जो आपको पढ़ने रह गए हैं। रेस्ट ऑल इज़ कवर्ड फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई एंड। PDF के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एज़ यूजुअल आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जो है इट इज़ अबाउट द शुगर डेवलपमेंट फंड एक्ट। ये आपको पता होना चाहिए, जो शुगर डेवलपमेंट फंड एक्ट है इट इज़ फॉर द हेल्प ऑफ शुगर केन फैक्ट्रीज। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो शुगर केन है उस पर वो MSP रिजीम के अंडर नहीं आता, वो किसके रिजीम के अंडर आता है, उस पर क्या कैलकुलेट होता है, FRP कैलकुलेट किया जाता है शुगर केन के ऊपर। तो जो शुगर डेवलपमेंट फंड एक्ट है, ये फंड किस लिए यूटिलाइज होता है ये पहले देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। सो SDF इज प्रेजेंटली यूटिलाइज टू ग्रांट लोन्स टू दी शुगर मिल्स फॉर फैसिलिटेटिंग रिहैबिलिटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो आपको क्या बात याद रखनी है कि मान लीजिए अगर आप शुगर केन फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको SDF फंड के अंडर लोन या फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी। SDF के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस 2 ही पर्पज से मिलती है, इट इज़ फॉर द रिहैबिलिटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो रिहैबिलिटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कौन सी फैक्ट्रीज का होता है, कौन से सेटअप का, जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। मतलब आप नई कुछ खोलना चाहते हैं, नो, the fund will not provide you any financial assistance. It is only for the existing setup that the financial assistance provide करी जाती है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, उन्हीं सेटअप्स को फंड प्रोवाइड करे जाएंगे जो 2 फाइनेंशियली वीक है, 2 फाइनेंशियली दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। अभी उनके पास फाइनेंशियल सिस्टम है, इट इज नॉट वेल, बट दे आर इकोनॉमिकली वाइबल। मतलब पैसे नहीं है अभी उनको चलाने के लिए, बट अगर उनको फंडिंग प्रोवाइड करी जाए देन इट कैन टर्न आउट टू बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर। मतलब अगर उनको फंड्स दिए जाएं तो वो प्रॉफिट जनरेट करने काबिल हो जाएंगी। ओनली उन्हीं सेटअप्स को, ओनली उन्हीं शुगर केन फैक्ट्रीज को ही SDF के अंडर फंड्स एलोकेट किए जाते हैं। पर्पस क्या होता है, रिहैबिलिटेशन, मतलब उनको रिवाइव करने के लिए, मतलब वो इतने डूब चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं है टू रन दी फैक्ट्रीज। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द रिहैबिलिटेशन अलॉन्ग विथ मॉडर्नाइजेशन, ओनली फॉर दीज 2 पर्पसेस द लोन्स आर गिवन। The loans are provided at a concessional rate. Concessional rate कैसे, 2% लो देन द प्रिवेलिंग बैंक रेट। मान लीजिए बैंक में 8% पे लोन मिलता है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6% पे। एंड दैट इज हाउ द गवर्नमेंट हेल्प्स। ये थोड़ी बोलती है कि सारा पैसा ले लो फ्री में, विदाउट इंटरेस्ट हम आपको पैसे देंगे, नहीं, दैट इज हाउ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल एड इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी इंटरवेंशन और द रेट्स इंटरवेंशन। नेक्स्ट इज द गाइडलाइंस आर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल फॉर SDF लोन्स अवेल्ड बाय ऑल टाइप ऑफ कंसर्न। ये मतलब जो लोन है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सेटअप, वो या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, कोई प्राइवेट फर्म भी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। सो दैट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल दी फर्म्स इर्रिस्पेक्टिव उनका जो सेटअप है वो किस तरीके का है। अगर वो कोऑपरेटिव है तो भी मिलेगा, प्राइवेट फर्म है तो भी मिलेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बात क्या याद रखनी है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि शुगर केन पे क्या होता है, इट इज़ नॉट दी MSP, इट इज़ दी FRP। शुगर केन आप, अच्छा ठीक है, स्टैटिक पोर्शन छोड़िए, कमेंट सेक्शन में प्लीज़, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि शुगर केन जो क्रॉप है उसको उगाने के लिए किस टाइप की सॉइल प्लस किस टाइप का टेम्परेचर चाहिए होता है। ये आपका एक कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम कमेंट्स मुझे चाहिए वहाँ पे कि आप बताएं कि किस टाइप की सॉइल प्लस किस टाइप का टेम्परेचर इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग ऑफ what sugarcane. Then you should know that sugarcane
जो SDF फंड है किनको प्रोवाइड किया जाएगा? दोज फर्म्स विच आर इकोनॉमिकली वीक बट फाइनेंशियली वायबल। इकोनॉमिकली वीक, फाइनेंशियली वायबल, उन्हीं को दिया जाएगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या सेटअप है, ऑल टाइप्स ऑफ कंसर्न्स उनको दिया जाएगा। एंड देन किस तरीके से हेल्प करी जाएगी? बाय प्रोवाइडिंग लोन, बाय प्रोवाइडिंग मनी at a सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाट द बैंक यूजुअली चार्जेस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द शुगर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ आर्टिकल है, इट इज़ विद रिस्पेक्ट ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट। तो जूट क्या होता है? आपने देखी होंगी बोरियां जिसमें अनाज, चावल, गेहूँ, ये सब चीज़ें आती हैं, कट्टे होते हैं, कई जगह कट्टा बोला जाता है, कई जगह बोरियां बोली जाती है। वो किसकी बनती है? वो जूट की बनती है। और जूट के लिए हमें किस टाइप की सॉइल चाहिए होती है? एलुवियल सॉइल, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एग्रीकल्चर में से क्वेश्चन आ रहे हैं सारे इकोनॉमी सेंट्रिक नहीं आ रहे हैं, जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आपको कवर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो अभी स्टडी IQ ने ज्योग्राफी की एक बुक रिलीज़ करी है, बहुत ही कलरफुल सी बुक है। जिनको NCERTs पढ़ने में प्रॉब्लम आती है कि मैम कितनी NCERTs कवर करे ज्योग्राफी की, तो वो सारी क्रिस्प में इंफॉर्मेशन प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी ज़रूरत होती है हमें UPSC के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर प्रॉब्लम आती है आपको इन चीज़ों को कवर करने में, ऑनलाइन इट इज़ अवेलेबल, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, इट इज़ नाउ मोर फ्रॉम द ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ बीइंग आस्क्ड। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जूट कहाँ पे उगता है। जूट के लिए हमें एलुवियल सॉइल चाहिए होती है। तो अब न्यूज़ क्या आई है? जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, CCEA जिसको बोला जाता है, उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। मैंडेटरी वर्ड पे ध्यान कर दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है स्टेटमेंट में कि इज इट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, और इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल दी फर्म्स। तो ये वर्ड का ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने मैंडेटरी कर दिया है। क्या चीज़ कर दिया है? दैट यूज ऑफ जूट इन दी पैकेजिंग फॉर जूट ईयर। सो जूट ईयर है 21-22, वहाँ पे पैकेजिंग के लिए मैंडेटरी क्या यूज करना पड़ेगा? जूट को। अब ये क्यों किया जाता है? उत्थान किया जा सके फॉर हेल्पिंग दी जूट फार्मर्स, फॉर हेल्पिंग दी जूट इंडस्ट्री, जूट प्रोड्यूसर्स और दी जूट फार्मर्स। और ये जो इंडस्ट्री है ना, जो जूट इंडस्ट्री, इट इज़ मोस्टली डिपेंडेंट ऑन दी गवर्नमेंट डिमांड। मतलब जूट की अगर आप देखिए तो मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है जितनी डिमांड गवर्नमेंट सेक्टर में है, क्योंकि गवर्नमेंट इस सेक्टर को हेल्प करने के लिए क्या करती है? बोलती है कि भैया आपका जो पैक होएगा ना सामान, वो जूट की बोरियों में होगा। जूट विल बी यूज्ड टू पैक ऑल दी फूड ग्रेन्स। नाउ व्हाट एल्स यू नीड टू नो इज कि ये कौन से एरियाज हैं जो डोमिनेटेड है। दो ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड अंडर ज्योग्राफी, बट स्टिल एक बार हम कवर कर लेते हैं फटाफट से कि कौन सा एरिया। इफ यू सी, इट इज मोस्टली द साउथ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे ये 3 एरिया में सबसे ज़्यादा जूट पाया जाता है। क्या चाहिए होता है इसके लिए? एलुवियल सॉइल। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 2 इनिशिएटिव्स और लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा फॉर दी हेल्प ऑफ जूट इंडस्ट्री, दैट इज प्रोवाइडेड इन दी PDS। बस नाम आपको पता होना चाहिए, डिटेल्स में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। नाउ गवर्नमेंट हैज एक्सपैंडेड द स्कोप ऑफ मैंडेटरी पैकिंग, एंड किस एक्ट के अंतर्गत ये किया गया है? इट इज़ डन अंडर जूट पैकेजिंग मटीरियल्स कंपल्सरी यूज इन पैकिंग कमोडिटीज एक्ट 1987, JPM एक्ट is what it is known as. So this is something which you need to know. ज़्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको क्या पता होना चाहिए? ओह अच्छा, हाँ, फिर से एक चीज़ और आपके लिए, कमेंट सेक्शन में ये मिलना चाहिए मुझे बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट, वेदर जूट इज कवर्ड अंडर MSP और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जब हम क्रॉप्स याद करते हैं फॉर MSP तो हम खारे फॉर राबी करके याद कर लेते हैं, हमें नहीं याद रहता कि एक एक जो उसमें क्रॉप्स इंक्लूडेड थे वो कौन से थे। तो प्लीज प्रोवाइड मी इन दी कमेंट सेक्शन दैट वेदर जूट इज कवर्ड अंडर MSP और नॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो न्यूज़ आर्टिकल है हमें कवर करनी है इज दी सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। ये कौन करता है? ये NSO करता है। NSO कौन सी मिनिस्ट्री में आता है?
कमेंट सेक्शन, आप कहेंगे मैम इतना कमेंट सेक्शन में क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ हर चीज़ आपको स्पून फीड ना करूँ, कुछ चीज़ें आपकी, आप मेहनत करो, टाइप करो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, गूगल करो, बट इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस पॉइंट पे चीज़ें याद नहीं आ रही है, आई हैव टू क्विकली गूगल, मैंने गूगल किया था एंड नाउ आपको वो रिटेन हो जाएगा। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन प्रॉम्प्टिंग यू टू राइट इन दी कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना, जो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो दैट इज़ हाउ यू अप्रोच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। चीज़ें ऐसी बातों बातों में याद हो जाती हैं। तो 77th राउंड ऑफ सर्वे आया था और इस सर्वे की फाइंडिंग्स हमारे लिए ज़रूरी है, प्रीलिम्स के लिए भी। और ये जो फाइंडिंग्स है ना स्टूडेंट्स, व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपने इनको अभी रट्टा मार लिया ना, आप मेंस के आंसर में सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मेंस में क्या होता है, 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर पार्ट से आते ही आते हैं। तो वहाँ पे टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट यू कैन यूज दीज statistics and figures. Now let us see what has been provided under this situation assessment survey. So this says that average monthly income of agricultural household. So agricultural household की जो monthly income है 2014 में कितनी थी? Somewhere around 6500. But if you see in 2021 somewhere around 10,200 के है. That means there has been increase in household income of agricultural household. तो अब एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड क्या होते हैं? मतलब जो लोग खेती कर रहे हो एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड हो गए? नहीं, एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड को भी डिफाइन करने का एक तरीका है। और दोज हाउसहोल्ड्स जिनकी इनकम, मतलब जिनकी मंथली इनकम 4,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर के तरीके, एग्रीकल्चर, पिसिकल्चर, इनसे आती हो, क्रॉप्स उगाने से आती हो, ओनली दोज हाउसहोल्ड्स आर कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड। मान लेते हैं कि आप अपने घर में किचन गार्डन रन करते हैं, ठीक है, या आपने भी एक छोटी सी ज़मीन लेके वहाँ पे खेती कर रखी है, लेकिन वहाँ से जो इनकम आती है वो 4,000 से नीचे है, ठीक है। सो क्या आप एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड हो गए? नहीं, वो आप एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड की कैटेगरी में नहीं आते हो। Only those households where the income from agriculture is more than 4,000 rupees a month, वो होते हैं एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड। एंड अगर आप देखें तो मंथली इनकम एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स में बढ़ गई है, पहले 6,400 अराउंड थी, नाउ इट इज़ 10,000 प्लस। नाउ एवरेज साइज ऑफ हाउस होल्ड ओनरशिप, तो आपको पता होगा कि फार्मर्स को हम उनकी लैंड ओनरशिप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं, दैट क्या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं। सो वी हैव टू सी कि जो ओनरशिप है, होल्डिंग मतलब जो कितना लैंड पहले ओन करते थे, एंड नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्मर्स विद रिस्पेक्ट टू हाउस होल्डिंग। सो अगर आप 2003 की बात करें तो एक फार्मर के पास एवरेज अराउंड 0.725 हेक्टेयर्स का लैंड था, बट अब वो फ्रेगमेंट होके डिक्रीज होता जा रहा है, एंड नाउ यू सी इन 2019 इट हैज़ इवन मोर फ्रेगमेंटेड। मतलब अब अगर हम एवरेज देखी जाए तो एक फार्मर के हाथ में जस्ट 0.512 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, मतलब लेस देन 1 हेक्टेयर। तो मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेस होता है लैंड। नाउ इफ़ यू सी व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, इतनी मिजरेबल है कि एक फार्मर का अगर एवरेज निकाला जाए तो इट इज़ इवन लेस देन 1 हेक्टेयर विच इज़ 0.512। तो अगर आप देखें क्या पैटर्न है, इट हैज़ बीन डिक्रीजिंग ओवर दी पास्ट ईयर्स। एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हुई है, लेकिन होल्डिंग ऑफ लैंड डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट इन लाइन व्हाट वी हैव इज कि कितनी इनडेब्टनेस है, तो लोन कितना है एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स पे। सो द परसेंटेज ऑफ इनडेबिटेड एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इज 50%, मतलब ऑलमोस्ट जितने फार्मर्स या एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड हैं उसमें से 50% लोग लोन के अंडर हैं। एवरेज अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग इज ₹74,000। मतलब एक एवरेज लोन निकाला जाए कि एक एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड का लोन कितना एवरेज इज समवेयर अराउंड 74,000। 20% ऑफ द लोन्स वर फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल मनी लेंडर, ठीक है। 20% जो आपका लोन कॉन्स्टिट्यूट करता है दैट इज फ्रॉम द प्रोफेशनल मनी लेंडर। 69% इज टेकन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट कि जितना लोन दिया जाता है उसमें से ऑलमोस्ट 69
69.6 मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 70% ऑफ लोन फार्मर्स कहाँ जाके ले रहे हैं, दे आर टेकिंग फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एंड दैट इज व्हाट गवर्नमेंट वांट्स। गवर्नमेंट चाहती है कि एक मतलब प्राइवेट हैंड्स में ना जाके, जो कि बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लेंडर्स, वहाँ से ना जाके जो फार्मर्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बैंक्स, इनके पास जाके लें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्कीम्स हैं फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एंड जो लोन भी मिलता है वो लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। सो दैट्स अ गुड अचीवमेंट दैट ऑलमोस्ट अराउंड 70% of the loan that the farmers take is from the institution, they are the institutional loans. Now what next is the large area certification scheme. तो ये जो large area certification scheme है ना, ये organic farming से related है, ये तो पहले आपको पता होना चाहिए। This is related to organic farming. तो ये जो large area certify किया जाता है, अभी कहाँ किया गया recently, the government of India has certified almost around 14,000 hectares of land. कहाँ पे? कार निकोबार एंड नानकॉवरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कि कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार, जो हमारी यूनियन टेरिटरी वहाँ पे, एंड दैट इज अ कंटिजियस एरिया। कंटिजियस मतलब ब्रेक नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1000 हेक्टेयर लैंड है देन देयर इज अ पैच और देयर इज सम अदर लैंड, नहीं, कंटिजियस एरिया प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, उसको सर्टिफाई किया है एज फिट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ये जो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम की होती है, इट इज़ टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। एंड आप देख रहे होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कितना जोर दे रही है गवर्नमेंट। हमने येस्टरडे लेक्चर वहाँ पे भी 2 स्कीम्स के बारे में पढ़ा था जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, कहीं ना कहीं एड कर रही है। तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम किसके अंडर आती है? परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर आती है, जो कि अगेन इज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग टू सपोर्ट दैट। ठीक है, एक और स्कीम थी दैट इज फॉर द वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये भी हमने पढ़ा था। सो अंडर LAC क्या होता है, हर एक विलेज को क्या कर दिया जाता है, इज कंसिडर्ड एज वन क्लस्टर और ग्रुप। तो ये ऐसा नहीं है कि विलेज में फार्मर वाइज देखा जाता है कि ये फार्मर क्या बना रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहा है कि नहीं, पूरे ही विलेज को सर्टिफाई कर दिया जाता है। सर्टिफाई क्या कर दिया जाता है? दैट दे आर अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग और दैट दे आर प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, ग्रुप बेस्ड अप्रोच है, जहाँ पे पूरे एरिया का ही सर्टिफिकेशन, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन मतलब पूरे एरिया को ही सर्टिफाई कर दिया जाता है दैट दिस एरिया इज अंडर द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, सो डॉक्यूमेंटेशन जो होती है बहुत सिंपल होती है, विलेज वाइज मेंटेन करी जाती है, और ये जो सर्टिफिकेट होता है दैट इज रिन्यूड ऑन एनुअल बेसिस थ्रू एनुअल वेरिफिकेशन प्रोसेस बाय पीयर अप्रेजल एज पर द प्रोसेस ऑफ PGS. PGS इज व्हाट? पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। PGS इज व्हाट? पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। मैंने बात हमने करी भी थी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम क्या होता है। जब इंडिया में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज होने हैं उनके सर्टिफिकेशन की स्कीम, जहाँ पे पीयर टू पीयर सर्टिफिकेशन होता है। मतलब मान लीजिए कि मैं एक फार्मर हूँ और साथ में एक और फार्मर फार्मिंग कर रहा है, तो मैं जाके एज पर दी प्रोसेस अगर सर्टिफाई करती हूँ दैट यस ये जो फार्मर है इसने जितना भी प्रोड्यूस किया है दैट इज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, जितना भी मेथड यूज किया है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इज यूज, दैट इज व्हाट इज peer-to-peer certification and that is what is done under participatory guarantee scheme. तो जो इस स्कीम के अंडर, जो लार्ज एरिया सर्टिफिकेट स्कीम के अंडर जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको रिन्यू कैसे होगा? वो रिन्यू होगा PGS बेसिस पे, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद आके नहीं उसको रिन्यू करके जाएगी, बट इट विल बी रिन्यूड ऑन द बेसिस ऑफ PGS। मतलब पीयर टू पीयर, एक विलेज जाके दूसरे, जो वहाँ की कमेटी फॉर्म होगी, जाके दूसरे विलेज का सर्टिफिकेट सर्टिफाई करके आएगी कि येस अभी तक ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को अधेयर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सो स्टिल इट इज कम्स अंडर द लार्ज एरिया स्कीम. All the farmers with their farmland and livestock needs to adhere to the standard requirement. मतलब जब एक
एरिया को ये लोग सर्टिफाई कर देते हैं, तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कुछ सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को अधेयर करना पड़ता है। अदरवाइज ऐसे थोड़ी है कि एक बार सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद आप अपनी नॉर्मल खेती चला रहे हो, ऐसे नहीं है। उनको कुछ सेट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है सो दैट उनका सर्टिफिकेट मेंटेन रहे। एक बार सर्टिफिकेट जाता है तो देन इट इज़ डिफिकल्ट टू रिवैम्प इट। दैट इज़ वाई सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट बाय द गवर्नमेंट जो वहाँ के फार्मर्स को फॉलो करना होता है in order to maintain this. So what you have to remember is large area certificate scheme is related to organic farming, comes under Parampragat Krishi Vikas Yojana, and जो certification renew process है is with the help of PGA scheme. PGA scheme is participatory guarantee scheme that also comes under the larger PKSY. एक स्कीम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड दैट इज ऑल। आपको मैंने प्रॉमिस किया था, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं, छोटी सी क्लास है। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द लक्ष्य सीरीज फॉर इकोनॉमी। थैंक यू एवरीवन जिसने भी ये लेक्चर्स देखे, सपोर्ट किया। इतना ज़्यादा आप लोगों ने लव शावर किया है। आई हैव बीन रिसीविंग कमेंट्स so fantastically that you have liked the class and students believe me or not, हर faculty का यही role होता है that they add value to the students life and I am glad that I'm being provided this opportunity to interact with you. कोई भी problem हो then you can contact me here. Soon I'm gonna launch my Telegram page also where you will find the useful material. वहाँ पे I'll keep you updating with the important posts, important news articles जो आपको पढ़ने चाहिए while preparing for the economy both in the prelims and the mains. So stay tuned and hope to see you soon. All the best to all of you.